एवरीवन, आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम का बेसिक्स कवर किया था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि नंबर सिस्टम में एक हॉट टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वो हॉट टॉपिक वाला जो वीडियो है वो अब आप देख रहे हो। तो फाइनली इस वीडियो में हम वो हॉट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो हॉट टॉपिक ये है, इट इज़ अबाउट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट है जो कि एक नंबर है, उसके बारे में लोगों को थोड़ा डाउट रहता है। तो स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि बेसिकली उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अब वो जो कांस्टेंट है उसका यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है। जैसे अगर आपको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो फार्मूला इज़ पाई आर स्क्वायर, या सर्कल का सर्कमफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो इट इज़ 2 पाई आर, एंड बहुत सारी एप्लीकेशंस है उसके, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो कौन सा नंबर है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं पाई की, राइट। यही वो हमारा हॉट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली पाई, ये जो नंबर है इसको, ये बेसिकली ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, राइट, जो कि एक स्पेसिफिक कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और वो जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है उसका सिंबल क्या रहता है, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है उसका, राइट। सो पाई का वैल्यू इज 3.14159265359 एंड डॉट 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 डॉट। अच्छा, ये पाई का वैल्यू है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि पाई कौन से टाइप का नंबर है, रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो आप बोलोगे पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, पाई अगर इरेशनल नंबर है तो क्या हम पाई को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हमें पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है एंड किसी भी इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो पाई को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कैनॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स। तो अभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि पाई को समटाइम्स यू राइट 22/7। आप पाई का वैल्यू डायरेक्टली क्या ले लेते हो, 22/7। तो पाई 22/7 लिख दिया, मतलब आपने पाई को पी बाई क्यू बोल दिया। लेकिन पाई तो इरेशनल नंबर है ना। अगर पाई इरेशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर नहीं लिख सकते तो 22/7 क्यों लिखते हैं? तो इसका मतलब कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है। एक्चुअली देखा जाए जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, बराबर, एंड 22/7 जो पी बाई क्यू फॉर्म में है वो एक रैशनल नंबर है। एंड वी नो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों अलग अलग सेट्स है। यानी जो नंबर रैशनल होगा वो इरेशनल नहीं हो सकता, जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर पाई इरेशनल है तो वो रैशनल नहीं बोला जा सकता। सिमिलरली 22/7 अगर रैशनल है तो उसको इरेशनल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो फिर भी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब हम कुछ तो गलत काम कर रहे हैं, मैथमेटिकली टेक्निकली कुछ तो गलत कर रहे हैं, और वो करते आ रहे हैं हम इतने दिनों से। तो एक्चुअली देखा जाए तो पाई और 22/7 इक्वल नहीं है, मतलब ये जो है दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। तो पाई और 22/7 एक्चुअली कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर मैं आपको 22/7 का वैल्यू बताऊं तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। आप कैलकुलेटर ले लो, और कैलकुलेटर में चाहिए तो आप 22 को 7 से डिवाइड करो, तो फिर देखना क्या मिलता है। तो आप क्या पाओगे मालूम है? आपको कैलकुलेटर ये आंसर देगा 3.1428571428 एंड सो ऑन। मतलब 22/7 में क्या हो रहा है? अभी देखो 22/7 में अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जब इसके वैल्यू को लिखा तो आप देखो 3 के बाद, डेसिमल के बाद 14285 7, अच्छा 7 के बाद वापस है 1428,
अच्छा, ये राउंडिंग ऑफ करके 6 लिखा है, एक्चुअली 8 के बाद 5 आएगा, यानी ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये वाला पार्ट 142857, ये बार बार अब इसमें रिपीट होते रहेगा। तो मतलब ये 22/7 रिकरिंग नंबर हो गया, क्योंकि ये रैशनल है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिकरिंग होगा, तो ये रिकरिंग है, मतलब डेसिमल के बाद इन्फिनिट डिजिट्स आ रहे हैं और इसमें एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है कि 142857 142857 टू 142857 ये इन्फिनिट टाइम्स रिपीट होते रहेगा। लेकिन अगर हम पाई के वैल्यू को देखें तो इट इज़ 14159265359 एंड सो ऑन। अब हमें मतलब ये नहीं पता कि 9 के बाद क्या आएगा। सी 22/7 और पाई में एक और डिफरेंस ये है कि 22/7 तो एक रिकरिंग नंबर है, और रिकरिंग नंबर में क्या होता है कि आप ये गेस कर सकते हो कि कौन से डिजिट के बाद क्या आएगा। जैसे अभी देखो 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, मैं 22/7 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 7 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये आप गेस कर सकते हो कि किसके बाद क्या आएगा। लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई गेस वर्क नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि कौन से डिजिट के बाद कौन सा डिजिट आएगा। मतलब अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा है कि आप उस पैटर्न को समझ के आप ये बोलते जाओ कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आएगा। तो पाई में क्या होता है, रैंडमली कोई भी डिजिट्स आते रहते हैं, लेकिन 22/7 में ऐसा नहीं है, इसमें रैंडमली कोई डिजिट नहीं आते, इसमें जो डिजिट्स आते हैं वो फिक्स्ड है। बट पाई में कोई भी डिजिट कैसे भी आ सकता है। तो पाई में एक्चुअली कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, बट 22/7 में देयर इज अ पैटर्न, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप पाई और 22/7 के वैल्यू को अगर आप कंपेयर करो तो आप देख रहे हो टोटली डिफरेंट है, तो भी हम इनको इक्वल क्यों मान के चल रहे हैं। पाई का अगर 22/7 के वैल्यू से कंपेयर करूं तो देखो क्या क्या इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन है, दोनों के वैल्यू में 3 कॉमन है। डेसिमल के बाद 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। उसके बाद फिर कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 159 ये सब आ गया, फिर यहाँ से देखो 2857 आ गया। मतलब पाई और 22/7 के वैल्यूज को कंपेयर किया तो हमें सिर्फ दिख रहा है कि दोनों के वैल्यू में डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट कॉमन है, 1414। तो अप्रोक्सीमेशन अगर हम करते हैं पाई का, तो पाई का अप्रोक्सीमेशन 3.14 हो जाएगा, और 22/7 का भी अगर हम लोग 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो भी वो राउंड ऑफ करके 3.14 आएगा। तो एक्चुअली वो अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल है। पाई और 22/7 दोनों एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। तो लेकिन तो भी हम क्यों लेते हैं, देखो क्या होता है कि लोअर स्टैंडर्ड्स में जैसे अभी एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, या सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो ये 6 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, राइट। अभी 6 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड में, लोअर स्टैंडर्ड्स में कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं होता और लॉग टेबल भी होता नहीं है, और बच्चे जनरली डेसिमल कैलकुलेशन से इतने कंफर्टेबल होते नहीं हैं। तो उन लोगों को मतलब उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी करने के लिए जानबूझकर, जैसे अभी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो आप बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और जनरली आपने देखा होगा कि वैल्यू रखते हैं 22/7, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा कि जो आर है, रेडियस का वैल्यू जनरली 7 के मल्टीपल के फॉर्म में रहता है, 7 रहता है, 14 रहता है, 21 रहता है। तो रेडियस आर के 7 के मल्टीपल के फॉर्म में लेने का बेनिफिट ये होता है कि 6 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड के बच्चे को वो कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। अगर उसको बोल दिया गया कि भाई पाई का वैल्यू 3.14 जो भी है उसका वो वैल्यू लो, वो तो एक्चुअली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, तो राउंडिंग ऑफ करके 3.14 लिखते हैं। तो अगर वो 3.14 भी लिखा सपोज मान लो, तो भी वो कैलकुलेशन 6 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड का बच्चा इजीली नहीं कर पाएगा। तो होता ये है कि लोअर स्टैंडर्ड्स में कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, या फिर कहीं पे भी हम बोल सकते हैं, इवन मैंने ये भी देखा है कि 12th में भी या 11th में भी या इंजीनियरिंग में भी कहीं किसी भी स्टैंडर्ड में कभी कभी मैंने देखा है कि पाई का वैल्यू 22/7 लेके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो मतलब ये कैसा है कि कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए जानबूझकर पाई की जगह पे 22/7 लेते हैं, बट एक्चुअली पाई और 22/7 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो
तो पाई का वैल्यू 22/7 क्यों लिया? कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, पाई और 22/7 इक्वल होते हैं क्या? तो एक्चुअली इक्वल नहीं होते हैं, दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। अगर अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो देन दे आर इक्वल, बेसिकली दे आर, टेक्निकली दे आर नॉट इक्वल। समझ में आया? तो आई होप आप लोग को ये समझा होगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि पाई का चक्कर क्या है, पाई कहाँ से आया। तो देखो, बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिशियंस ने बहुत सारे रिसर्च वर्क की है, बहुत, और अलग अलग रिसर्च वर्क में उन्होंने पाई के वैल्यू को बहुत अलग अलग वेज में कैलकुलेट किया है। इवन इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने भी पाई के वैल्यू को फाइंड करने के लिए बहुत सारे रिसर्च वर्क किए हैं। ठीक है, आप उस पर भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, और आप मतलब वेब से ये भी पता लगा सकते हो कि पाई की एक्चुअली हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये वैल्यू आया। बट मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि पाई में होता ये है कि मतलब अगर मान लो आपको पाई का वैल्यू फाइंड करना ही है, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे पाई का वैल्यू लिख दिया है कि ये जो भी वैल्यू आप देख रहे हो ये कहाँ से आ गया। तो एक काम कर सकते हैं, हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, सर्कल लिया, और सर्कल में क्या करना है, आपको इसका डायमीटर लेना है। ठीक है, तो सर्कल का सरकमफरेंस आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? सर्कल का सरकमफरेंस कैलकुलेट करना है, तो आप बोलोगे सर्कल का सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr, तो फिर से पाई आ गया। नहीं, वैसे नहीं करना है आपको। यहाँ पे सर्कल का सरकमफरेंस, जैसे अभी मैंने डायमीटर बोल दिया AB है बराबर, तो आपको थ्रेड लेना है, उसको पॉइंट ए पे रखना है, थ्रेड को पॉइंट ए पे रखना है, क्योंकि स्केल से तो आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई राउंडिंग स्केल तो आता नहीं है। अगर हाँ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बट ईजिली आपको नहीं मिलेगा वो। तो आपको थ्रेड लेना है, पॉइंट ए पे रखना है, और उसको सरकमफरेंस के अलॉन्ग मूव करते जाना है, और जब एक पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वापस ए पे आप आ जाओगे, तो उस थ्रेड को वापस एलोंगेट कर देना है। तो एलोंगेट करोगे तो थ्रेड कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर रूलर का हेल्प लेके वो आप कैलकुलेट कर लो। तो मान लो ये ए है, तो मैंने क्या किया, रूलर के हेल्प से, मतलब पहले थ्रेड लिया, थ्रेड को ए पे रखा, पूरा सर्कल बनाया, फिर उस थ्रेड को एलोंगेट कर दिया, फिर उसका लेंथ कैलकुलेट कर लिया, तो वो एक्चुअली क्या हो गया, सर्कल का सरकमफरेंस S। ठीक है, वो सर्कल का सरकमफरेंस हो गया S। फिर हमने क्या किया, ये जो डायमीटर AB है वो उसका लेंथ कैलकुलेट किया, वो तो ईजी है, उसके डायमीटर को कैलकुलेट किया तो D आ गया। अब हमने ये देखा कि फिर ये S/D कैलकुलेट किया, ये रेशियो S/D निकाला। फिर हमने अलग अलग साइज के सर्कल्स बनाए, छोटे से लेके बड़े तक। तो सभी सर्कल्स में हमें ये दिखा कि द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस विद द डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ द सरकमफरेंस विद द डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कहने की बात ये है, मतलब कहने का मतलब ये है, तो मैंने इसको K बोल दिया, ठीक है। मतलब सपोज मान लो कि हमने छोटे से लेकर बड़े सर्कल तक कोई भी सर्कल लिया, ठीक है। मान लो कि ये जो सर्कल 1 है इसका सरकमफरेंस S1 है, डायमीटर D1 है। चलो, इस सेकेंड सर्कल का सरकमफरेंस S2 है, डायमीटर D2 है। थर्ड सर्कल का सरकमफरेंस S3 है, डायमीटर D3 है। तो अभी हमने देखा कि इन जनरल सर्कल में क्या होता है, द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस विद द डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जब हमने अलग अलग सर्कल के सरकमफरेंस को करस्पॉन्डिंग डायमीटर से डिवाइड किया, रेशियो लिया, तो फर्स्ट सर्कल के लिए S1/D1, सेकेंड सर्कल के लिए S2/D2, थर्ड सर्कल के लिए S3/D3। तो बिकॉज S/D अगर कांस्टेंट है तो S1/D1 भी कांस्टेंट होगा, S2/D2 भी कांस्टेंट होगा, S3/D3 भी कांस्टेंट होगा। तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि फॉर एनी सर्कल द रेशियो ऑफ circumference with its diameter is always constant and this constant is called pi। इसको हमने pi से डिनोट किया। तो इस तरीके से हमें pi मिला। तो आपको अगर pi कैलकुलेट करना है तो एक सर्कल बनाना, उसका सरकमफरेंस कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, फिर उस थ्रेड का लेंथ कैलकुलेट करना, वो सरकमफरेंस होगा। उसके बाद में डायमीटर कैलकुलेट कर लेना, फिर सरकमफरेंस का जो वैल्यू है उसको डायमीटर से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको pi का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट मतलब यहाँ पे जो ये लिखा है उसके आसपास का ही मिलेगा, 3.14159265359 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आई होप
आप लोग को ये पाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपका जो डाउट था कि पाई और 22/7 में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है वो भी आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम का ये जो मैंने 2 जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये वीडियोस 9th 10th 11th 12th एज वेल एज जिनको भी नंबर्स के बारे में जानना है, जो भी एंथुजियास्टिक लोग हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और नंबर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल की घंटी बजा दो और इस वीडियो को फैला दो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हर जगह पे शेयर करो और इस वीडियो को हर उस ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुँचाओ जिसको एक्चुअली कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा होगा, आपका बेसिक्स क्लियर हो रहा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।